स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है। हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिन लोगों को लगता हो कि यह कल्पना है, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए। उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सकें। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था। अब टाइम पे आइए, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने अपना नववर्ष मनाया, तो अभी क्या चल रहा है, ईस्वी संवत 2021। तो किसी का 2021 चल रहा है, किसी का 1400 से चल रहा है। हमारा वैसे टेक्निकली ही सबसे पुराना है 2071, उससे पहले 5100 से अधिक युधिष्ठिर संवत, और हमारा सबसे पुराना संवत क्या है, ब्रह्म संवत, जो 1,97,40,28,000 कुछ 100, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, वहां तक 1.97 बिलियन ईयर्स। बाकी दुनिया में कोई भी सभ्यता 1000 से ऊपर नहीं जा पाई। किसी संस्कृति में कहा गया 14,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 7,000 साल पहले दुनिया बनी, किसी ने कहा 30,000 साल पहले दुनिया बनी। कोई 1 लाख तक भी नहीं पहुंचा और हम 1.97 बिलियन तक पहुंचे। और इसकी प्रामाणिकता क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका प्रमाण देता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन। और ये कार्ल सेगन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। आप में से जो लोग विज्ञान में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज गॉन बियॉन्ड सोलर सिस्टम, सौर मंडल के परे जाने वाला पहला मानव निर्मित उपग्रह वॉयेजर है, जो 1978 में छोड़ा गया था। उस वॉयेजर में एक संदेश अंकित किया गया, उसमें चित्र भी बने हैं, भाषाएं भी लिखी हैं, तरह तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उस संदेश को जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने बनाया उसका नाम है कार्ल सेगन। तो आप समझिए वो कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था। कार्ल सेगन लिखा है, ओनली दी ancient cosmological calculations of Hindus matches with the modern scientific calculations because they went to the billions। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सेगन कहता है others were not able to even reach 100,000 and Hindus have calculated up to billions। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर है। अब मैं आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं है, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता है या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science, by name itself is a part of Vedas। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच में। और इतना ही नहीं, मैं कभी आपसे, आप लोगों ने ध्यान दिया हो अगर गणित की जो खोज है, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद छुपा दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें। मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया। वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है।
इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है, हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहां लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती के चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं, और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया, और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया, हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं, हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए। बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एज़टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n, उसका रिजल्टेंट होता है। जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं, रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2, और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा? x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। हैप्पीनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन एनर्जाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब आप खुश होते हैं तो आप ऊर्जा महसूस करते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। अब आपने माना मुझे अमुक गाड़ी से घूमना अच्छा लगता है, अमुक कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, अमुक चीज खाना अच्छा लगता है, फला मोबाइल मिल जाए अच्छा, फला जगह घूमने को मिल जाए, से 20 थिंग्स। तो योर एनर्जाइज स्टेट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद 20 थिंग्स। वो इंटेंगल्ड हो गई है 20 जगह। अब आप अपने मन में सुख के लिए उन 20 वस्तुओं पे आश्रित हैं, तो x डिवाइडेड बाई 20 है। अब मान लीजिए आपने आत्म संयम किया और 5 चीजों से अपना मन हटा लिया, तो x डिवाइडेड बाई 15 हो गया, नेट रिजल्टेंट बढ़ गया। क्यों? वो ऊर्जा जो उन 5 पदार्थों के साथ संलिप्त थी वो आपने बचा ली, तो वो आपके अंदर रह गई, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। जब आप x बाई 10 पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया।
और संयम किया, 5 चीजों पे आ गए, एनर्जी लेवल और बढ़ गया। अब इसके आगे की यात्रा जो 5 चीजें हैं, उसके आगे की यात्रा x/5 के ऊपर की यात्रा थोड़ी कठिन चुनौतीपूर्ण है। ये सिर्फ सन्यासी कर पाते हो। 5 चीजें क्या हैं? भोजन, वस्त्र, आवास, श्वास और ईगो, अस्तित्व। तो सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? आवास। कहते हैं ना कि करतुल भिक्षा तरतुल वास। अब सन्यासी का कोई घर नहीं होता, तो x/4 हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ हाउस, नो नीड। फिर क्या आता है? वस्त्र छोड़ते हैं, नागा साधु या दिगंबर जैन। अब चेतना उस अवस्था तक पहुंच गई जहां दिशा ही आपको अपना वस्त्र नजर आने लगती है, x/3 हो गया। अब भोजन, अब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे पहुंचती है जहां पर उसको ऊर्जा लेने के लिए पदार्थ की जरूरत नहीं है, वो सीधे कॉस्मिक एंगल से एनर्जी ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे महात्मा होते हैं महीनों महीनों तक नहीं खाते। वो एक स्टेज आती है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप सीधे कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको मटेरियल एनर्जी की जरूरत नहीं। तो x/2 हो गया। अब है श्वास एंड योर एग्जिस्टेंस। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं हूं, पर जिस क्षण आप श्वास को भी नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, योर कॉन्शियसनेस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्रीदिंग। मैं चाहूंगा तो मेरी सांस चलेगी, जब नहीं चाहूंगा तो सांस नहीं चलेगी, फिर चाहूंगा तो सांस चलने लगेगी। यह अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो आप x/1, तो x/1 इज इक्वल टू x। अब आपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, परंतु एक चीज रह गई, मेरा एग्जिस्टेंस, मैं एक एंटिटी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक पुरुष हूं, मेरा नाम है, वो तो है ना। जिस क्षण आप अपने कॉन्शियसनेस को अपने एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो x/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अनंत की यात्रा शून्य से होकर जाती है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य को खोजने में सफल हुए। यह मूल कारण है कि हम भारतीय शून्य को क्यों खोज पाए।